सो हेलो एवरीवन, अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीरीज शुरू करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज जो कि इंडियन इकोनॉमी पर है। और इन 4 डेज की सीरीज़ में आपको इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कवर अप होंगे। अगर आप सिर्फ इतनी वीडियोस को देखकर भी जाएंगे दैट वेरी सिंपल कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, राइट। सो आपको बस करना क्या है, आपको मुझको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले इंडियन इकोनॉमी इज जस्ट लाइक अ थ्योरेटिकल पार्ट विच यू हैव टू लिसन। जो क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है और सुनने से ही बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सो आज हमारा इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी सीरीज शुरू होने जा रहा है। उसके लिए सबसे पहला जो चैप्टर है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रूरल डेवलपमेंट। वाई रूरल डेवलपमेंट? क्या सारे चैप्टर्स कवर अप नहीं होंगे? नहीं, चैप्टर सारे कवर अप होंगे, लेकिन हम जिस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था बार बार, सर रूरल डेवलपमेंट से शुरू करना है, सर रूरल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली देखो, चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट मतलब गाँव और उनका डेवलपमेंट, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो विलेजेस हैं उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ तक हो रहा है। इसको शुरू करने से पहले मैं नॉर्मल से अगर आपको बताऊं कि अगर आप कभी किसी गांव गए हो, किसी गांव में विजिट किया हो, तो वहाँ पे अगर सड़क बनी होती है तो वहाँ पे लिखा होता है, मैंने तो देखा था, इसलिए मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या है? मीन्स गांव का विकास में एक योजना बनाई गई PMGSY। ये जो PMGSY जो योजना है इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें गांव में जो रोड्स हैं उनको कनेक्ट किया गया, किससे? सिटी की रोड से। गांव में जो विलेजेस हैं वहाँ पर अच्छे से सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन पहुँचे, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वो सब कुछ सही करने के लिए इस पार्ट को, एक योजना को बनाया गया। सो बेसिकली इस चैप्टर जो कि रूरल डेवलपमेंट है उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इन अदर वर्ड्स, rural development is a comprehensive term which essentially focuses on action for the development of areas which is lagging behind in the overall development of the villages. Basically हमने यहाँ पर जिस पर फोकस करना था, जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने के लिए, है ना, दैट इज़ कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। सो अब देखो, आप सिंपल सी बात कभी सोचो अपने माइंड में, अगर या फिर आप कोई रिश्तेदार हो जो भी हो, कभी सोचो जब वो बात करते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, कहाँ भेजेंगे? शहर भेजेंगे। कोई बीमार हुआ कहाँ जाएंगे? शहर के हॉस्पिटल में दिखाने जाएंगे, राइट ना। ऐसा है, सिनेमा हॉल, कोई मूवी देखनी है कहाँ आएंगे? शहर के सिनेमा हॉल में आएंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है ना, राइट। सो अच्छा, कभी जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपके पास एक रेंज रोवर है या फिर आपके पास मर्सिडीज है एंड यू जस्ट गो टू विलेजेस, आप गांव जा रहे हो, तो ऑब्वियस है ना उसको गाड़ी की हालत ख़राब हो जानी है ना, क्योंकि दीज आर दोज लग्जरियस कार्स जिनको अच्छी रोड चाहिए चलने के लिए, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने रूरल का डेवलपमेंट मतलब गांव का डेवलपमेंट के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो लेकिन बेसिकली हमारे इस चैप्टर में किस टाइप के डेवलपमेंट की बात चल रही है, अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो वर्ड्स को, ठीक है। क्योंकि जिस दिन सुबह जब जाओगे स्कूल तो उसको देख के जाना, या फिर वीडियो वापस चला लेना, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो उस समय नहीं चला पाओगे, इसलिए इसको जॉटिंग आउट कर लो, वर्ड्स को लिखते चलो। किस चीज़ का डेवलपमेंट की बात चल रही है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इन 4 चीज़ों की बेसिकली हम लोग बात इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स क्या है?
अच्छा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एक बंदा जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, हाँ, और हाईली स्किलफुल भी है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, एक बंदा जो अनपढ़ है, मतलब अनएजुकेटेड है, लेकिन स्किलफुल है, स्किल्स आते हैं उसको काम करने के, जैसे सपोज करो वो कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है या मोबाइल रिपेयरिंग काम करता है, उसको स्किल्स आते हैं, तो क्या वो ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं? फटाफट टाइप करो कमेंट में, यस और नो। राइट आंसर इज यस। ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि भाई ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है, आपने सुना है एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, टेलरिंग का, और बुटीक्स का, और बहुत हेयर सलून्स का, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें सिखाती है, सोप प्रोडक्शन का, सर्फ प्रोडक्शन का। तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड स्किलफुल इंडिया बनाने का एक डिमांड है, स्किलफुल इंडिया क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट नहीं कि एजुकेटेड ही होगा तो वही अच्छा बिजनेस चला सकता है ना। एक अनएजुकेटेड बट स्किलफुल बंदा भी क्या चला सकता है? बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता है ना। उसे बेचने की स्किल्स आनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम? उसको हम बोलेंगे एक ह्यूमन रिसोर्स, है ना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तीसरा, लैंड रिफॉर्म सिस्टम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। और लास्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसको लिख लो, आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा, देख लेना, ठीक है। द टॉपिक इज एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्या है टॉपिक का नाम? एग्रीकल्चर क्रेडिट। अभी एग्रीकल्चर क्रेडिट कर, देखो बेसिकली क्या होता है, जब किसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो किसान कहाँ जाएगा मांगने के लिए? सबसे पहला माइंड सेटअप है, अरे वो ज़मींदार के पास जाएगा, वो साहूकार के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, वो अपने रिलेटिव्स के पास पैसा लेने के लिए जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उनको वहाँ नहीं जाना है। तो उनको कहाँ जाना है? देखो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस हैं, उसमें प्रॉब्लम है कि जनरली जो किसान है, जो रूरल का पीपल है, वो चाहता है कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पर जाए। वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है? कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं चाहिए, मतलब कोई भी पेपर वर्क नहीं रिक्वायरमेंट होता वहाँ पर, है ना। सिंपल गए और भाई पैसे मांगे और जो भी शर्त थी उनको सुना और मंजूर किया और आ गए। एनी टाइम तुम यहाँ से क्या कर सकते हैं? उस फाइनेंस को ले सकते हैं, 24 आवर फैसिलिटी अवेलेबल है ना। लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है उसमें थोड़ी बहुत कार्यवाही होती है, कागजी कार्यवाही जिसे हम बोलते हैं, पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। हाँ, पेपर वर्क तो रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ लेकिन बेनिफिट किस में है? बेनिफिट तो मैं आपको बोलूँगा, देखो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में बेनिफिट है, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आपको क्या किस में क्रिएट करता है? इसमें, ये देख रहे हो आप, क्या है ये है डेब्ट ट्रैप। क्या है? डेब्ट ट्रैप है। अब ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है? मतलब एक इंसान ने जो पैसा लिया, अब वो उस पैसों के जाल में फंसता जा रहा है, उधारी के जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन अगर आपने इसको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से लिया होता, तो यहाँ पे जैसे अभी सुना आपने, योगी जी की जब सरकार आई यूपी हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए के लोन माफ़ किए। जिनको सच में नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ था या ओले पड़ गए, है ना, और फसल खराब हो गई, तो उसकी वजह जिनको प्रॉब्लम हुआ उनके लोनों को माफ़ किया गया। लेकिन क्या अगर आप ये लोन किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से लेते, जैसे अपने रिलेटिव से ले लेते, साहूकार से लेते, ज़मींदार से लेते, तो क्या वो लोन को माफ़ करता? कभी नहीं करता, है ना। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस? जल्दी कमेंट करो, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पे जाओगे या नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पे जाओगे? दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, हाँ हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट क्या है? इट इज़ यस,
क्या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बेस्ट है ना। कौन सा बेस्ट है? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बेस्ट पार्ट है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन सी हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन सी हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हम लोग अगर बात करें तो वह है हमारे पास मनी लैंडर्स, ज़मींदार्स, साहूकार्स, रिलेटिव्स और ट्रेड्स। लेकिन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में हमारे पास है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, जो कि क्या मैंने आपको बताया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती हैं? वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं। क्या होती हैं? वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, जो क्या करती हैं? ये 10 और 10 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप है जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है किनको? जो नीडी पीपल्स हैं उनको। दूसरा है कमर्शियल बैंक, जो कि हम जानते हैं पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? ये कमर्शियल बैंक्स हैं। आप इनमें जाकर आराम से अपना फाइनेंस ले सकते हो। दूसरा रीजनल रूरल बैंक, जिनको आरआरबी कहते हैं, जो बेसिकली स्पेसिफाइडली किसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंस देने के लिए बने होते हैं। वो जनरली और कोई काम नहीं करते, सिर्फ उधार ही देने के लिए ही बने हुए हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं, जिसमें बहुत सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए, या तो आरआरबी पे या फिर नाबार्ड पे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं चाहूँ तो थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको कि जो नाबार्ड है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। किसके लिए इस्टेब्लिश हुआ था? एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रोवाइड करने के लिए बना था, ठीक है। और इसने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी है नाबार्ड ने, और अभी भी कर रहा है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस is to promote the strength of agriculture credit in rural areas। जो रूरल एरियाज हैं उनमें एग्रीकल्चर क्रेडिट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है वो SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं? 10-12 जने मिले, हम जैसे मान लो मैं भी किसान हूँ, X भी किसान है, Y भी किसान है, Z भी किसान है, A भी किसान है, B भी किसान है, C भी किसान है, हम सब मिल गए, ठीक है। अब हमने सोचा यार हम लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और हम लोगों को पैसे मांगने के लिए साहूकार पे, ज़मींदार पर, मनी लैंडर्स पर जाना पड़ता है। यार अपने अपने मनमानी चलाते हैं, फिर हमसे जो वसूलते हैं उल्टा बहुत सारा, फिर हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें बचना है इन चीज़ों से। हम ऐसा करते हैं, खुद का फाइनेंस जनरेट करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, जो 10 पीपल्स का जो ग्रुप होगा और मोर देन 10 पीपल का एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनेगी। जितने रुपए वो लोग जमा, जैसे सपोज करो मैं 100 रुपीज़ बचा पाता हूँ तो मेरे सारे मेंबर्स 100 रुपीज़ जमा करेंगे। संघ में उतने ही पैसे पार्शियल अमाउंट कौन जमा करेगा? गवर्नमेंट। इससे क्या होगा? एक पूल बन जाएगा, एक हब बन जाएगा मनी का, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी उसी मेंबर को, जो उसका मेंबर है, उसी बंदे को जो उसका मेंबर है, उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। लेकिन वो भी लोन के फॉर्म में ही जाएगा। ऐसे तो सब ले लेंगे फिर, है ना, लेकिन वो लोन के फॉर्म में जाएगा। वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, लेकिन बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। राइट, तो ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मैं बोल रहा हूँ सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे आप देख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? बेसिकली क्या है? हमारा जो किसान है, हमारा जो फार्मर है, उसे ग्रो करना तो आता है लेकिन बेचना नहीं आता, है ना। क्या? उसे ग्रो करना तो आता है लेकिन बेचना नहीं आता। जैसे जनरली हम बोलते हैं ना, हम जो पंडित लोग हैं, मतलब उन्हें पढ़ाना तो आता है लेकिन वो बेच नहीं पाते, बिजनेस नहीं कर पाते, है ना। तो भाई हम तो पढ़ाने के लिए बने हुए हैं। तो बेसिकली ऐसे ही सेम टू सेम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो होता क्या है कि वो लोग जो भी ब्रोकर्स होते हैं, जिन्हें दलाल बोलते हैं, जिन्हें किसानी की भाषा में आड़तीय बोलते हैं, उनको बेच देते हैं।
अब वो औने पौने दामों पर उनको बेच देते हैं, जिससे किसान को सिर्फ उतना ही मिल पाता है जिससे कि उसका घर चल सके, दैट्स इट, और अगली बार फिर से फार्मिंग कर सके। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ग्रेटर कॉन्सेप्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम स्टार्ट करी कि अगर कोई किसान है जिसको शहर सामान बेचने के लिए जाना है तो और वो मालगाड़ी का यूज़ करेगा, तो उस समय पर अगर वो सामान रखेगा तो उसको बहुत नॉमिनल रेट्स पर, सब्सिडाइज रेट्स पर उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उसको लिया जाएगा उससे, और सब्सिडाइज रेट पर उससे चार्ज किया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा कि हमारे पास एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, अगर हम लोग उसकी टर्म की बात करें तो वो है हमारा क्या, इट शुड बी कॉल इट एज कि एक नई पॉलिसी आई थी, MSP पॉलिसी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये जो MSP है, जिसमें बहुत बड़ा सा पंगा भी हुआ था अभी बीच में, आप देखा होगा। तो बेसिकली ये जो MSP है वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए बनी है कि भाई किसानों को बोला गया कि हमने, गवर्नमेंट ने प्राइस डिक्लेयर कर दी है ना, कि भाई हम लोग इतने रुपए में आपका सामान, जो भी अनाज आपने उगाया है वो हम लोग ले लेंगे, इससे ज़्यादा में अगर बिक पाएगा तो जाओ बेच आओ, लेकिन उससे कम में मत बेचना। अब उन्होंने जो वो प्राइस फिक्स करते हैं, वो प्राइस ऐसा होता है कि किसान को काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है उससे बेसिकली, लेकिन किसान को और प्रॉफिट हो, किसान के मन में कोई बात ना रह जाए, इसलिए उनको बोला गया कि आप बाहर जाओ, आराम से बेच के आओ सामान को, और अगर बिक जाए तो दैट्स वेरी गुड, और नहीं बिके तो सारा हम खरीद लेंगे, राइट। तो ये MSP था। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agriculture commodities across the country. ये क्या है, ये agriculture marketing है। It includes the services involved in moving the agriculture products from farm to ultimate consumers. Consumers तक पहुँचाने के लिए इनका जो मेन रोल है वो ये प्ले करते हैं, राइट। तो ये क्या है, हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। ओके, नाउ मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेजर्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, तो रेगुलेटेड मार्केट, किसानों को क्या मिल रहा है, रेगुलेटेड मार्केट मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा, मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, आगरा का, हमारे आगरा जो मंडी है, अनाज मंडी सिकंदरा पे, दैट इज़ व्हाट, कि एक रेगुलेटेड मार्केट है, किसानों को मिल रहा है, वो अपना सामान लेकर आए, वो अपना अनाज लेकर आए, आराम से वहाँ बैठें, बेचें और अच्छे दाम, अच्छे पैसे कमा के अपने घर पहुँचे, और फिर अगली बार फिर से अच्छे मोटिवेशन के साथ दोबारा से खेती करें और अच्छा ग्रेड से प्रोडक्ट तैयार करें। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़, दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़। बेसिकली ये क्या होती है, ये क्या है, एक हब है, बहुत सारे किसान मिल गए, उन्होंने क्या बनाया, एक जॉइंट एफर्ट्स लगाकर एक एसोसिएशन बना लिया, एक सोसाइटी बना ली। अब क्या होगा, जैसे बड़े बड़ों से कॉन्टैक्ट किया, जैसे बेस्ट प्राइस से कॉन्टैक्ट किया, बिग बाज़ार से कॉन्टैक्ट किया, और ये लोग बल्क में सामान खरीदते हैं। अगर मैं एक अकेला किसान होता और मैं बिग बेस्ट प्राइस के पास जाता, मैंने बोला कि भाई वो मुझसे पूछने कितना उगा लेते हो, हमने बोला कि हम 50 क्विंटल 500 क्विंटल उगा लेते हैं अपने खेत में से, तो बोलेंगे भाई हमको तो 50,000 क्विंटल चाहिए, तो मैं तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा ना। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर उनका भी फ़ायदा है और हमारा भी, हम सारे लोग जुड़ गए, हम सब ने अपना प्रोडक्शन को इकट्ठा किया और बोला कि ये हो गया, लो 50,000 क्विंटल, नाउ इट इज़ टेकन बाय यू। अब वो किसने ले लिया, बेस्ट प्राइस ने। अब इकट्ठा जा रहा है तो बेस्ट प्राइस सस्ते मिलेगा, और आपको भी एक साथ सारा पैसा आपका मिल गया, धीरे धीरे करके नहीं आएगा, इकट्ठा पैसा आ गया। ये क्या है, आपके लिए बेनिफिट है। तो बेसिकली, और आपको मौका मिल रहा है कि आप जो चीज़ उगा रहे हो वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाएगी, आपको आपके दाम मिल जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ है जो मार्केटिंग करते हैं आपके बिहाफ पर। MSP जो मैंने अभी आपको बताया, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि मालगाड़ी से अगर सामान जा रहा है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उसमें क्या लगा दिया है, सब्सिडीज़ लगा दी हैं, आपको अच्छे बहुत ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम लोग जनरली बात करते हैं फेयर प्राइस शॉप की, FPS, जिसे राशन शॉप्स कहा जाता है ना। तो जो भी सामान है वो PDS सिस्टम में, PDS सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जाता है। बफर स्टॉक से जो भी सामान इकट्ठा हुआ वो PDS सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है गरीबों में, और जो लोग नीडी हैं पीपल्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली वो किसके थ्रू होता है, FPS, फेयर प्राइस शॉप्स,
इनको हम राशन शॉप्स कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग। आजकल ये एक सिस्टम बहुत चल गया है कि जनरली किसान ने सामान को ग्रो किया। अब क्या होता है, किसान तो सारा का सारा सामान एक साथ ग्रो कर दिया, लेकिन कुछ में कुछ पार्ट अच्छा हुआ, कुछ पार्ट खराब हुआ, या हार्वेस्टिंग के समय पर कुछ, जैसे चावल है, हार्वेस्टिंग समय पर चावल टूट गया, तो उन्होंने अलग अलग ग्रेडिंग बना देना है ना। जो बिल्कुल साबुत चावल है उसको आपने ए ग्रेड चावल का नाम दे दिया, जो थोड़ा सा कट गया है उसको बी ग्रेड दे दिया, जो बिल्कुल चूरा हो गया उसको सी ग्रेड दे दिया। इस तरीके से आप रेट इंक्रीज कर सकते हो, रेट्स बना सकते हो, है ना। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत कुछ दिया, है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमको नहीं पता था। एक्चुअली हम तो वो लोग थे जो क्रॉप उगाया करते थे, इतना उगाते थे कि हम खा लें और थोड़ा बहुत सामान बेचकर थोड़ा बहुत पैसे आ जाएं, उसको सामान को उसको उस पैसों से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर लें। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, कैश क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग, राइट। अभी कैश क्रॉप ये क्या है, ये है शुगर केन्स, कॉटन, जूट, इन सबको अगर आप ग्रो करोगे तो ये बेसिकली बेचने के लिए बनाया गया है, बल्क में जाकर बिकता है, इंडस्ट्रीज खरीदेंगे एज अ रॉ मटेरियल और आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे, है ना। संग में इसको और डाइवर्सिफाइड किया गया एनिमल हस्बेंड्री के फॉर्म में, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फार्म है, उस फार्म के साथ साथ भाई एक सपोज करो मैं एक किसान हूँ, मैं ये नहीं कह रहा किसानों के पास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं फिर जनरल छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक किसान हूँ तो मेरे को सबसे पहला काम मेरा क्या है कि जब सोइंग का सीज़न आएगा तो पहले प्लोइंग करना है, फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, फिर सोइंग करना है, और उसके बाद सोइंग करने के बाद फिर रेगुलर इरिगेशन प्रोवाइड कराना है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना है, फर्टिलाइजर्स देने हैं, और उसके बाद हमें वेट करना है वो प्लांट जब बड़े होंगे फिर उनका हार्वेस्टिंग होगा। तो दैट इज़ व्हाट कि अब यहाँ पे उस स्टार्टिंग में बहुत काम था, लेकिन बीच में क्या किया, सिर्फ इरिगेशन तो करना था। तो एट दैट टाइम कि हमारा जो फार्मर है वो खाली ना बैठे, वो फार्मिंग कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। उसके साथ साथ वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है, जैसे बी कल्चर, है ना, हनी बी को रियर करना, सो फिशिंग करना, ये सब क्या है, ये एक बहुत अच्छा सा वर्क है जो फार्मर कर सकता है। फ्लावर्स को ग्रो करना, संग में वो ये काम भी कर सकता है। तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है, जो आपको पता होना चाहिए। जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी है, जहाँ हम पहले सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, हम वहाँ पे मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, है ना। सीजन्स हैं हमारे पास, रबी, खरीफ, ज़ाइद, इनके साथ साथ वेट हिसाब से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मेरा कोई टॉल प्लांट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक सीज़न आने वाला है ज़ाइद का, जैसे अप्रैल से लेकर जून तक, है ना, वो करीबन वो थोड़ा समय जो होता है वो जनरल ब्लैंक समय होता है। उस समय पर क्या कर सकते हैं, जैसे कुकुम्बर है इसको ग्रो कर सकते हैं, वाटरमेलन ग्रो करते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपको बताती हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो अपने क्रॉप्स का, है ना। या फिर आप सुना होगा शेल्टर बेल्ट होती है, आपके खेत के चारों तरफ आपने क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए, पेड़ों की बेल्ट लगा दी। उसके बाद क्या होगा, वो जब तक आप अपनी खेती कर रहे हो, जब तक वो पेड़ बड़े होंगे, फिर बड़े होने के बाद उनका जब तक आप अपनी खेती कर रहे हो, उसके बाद वो बड़े हो जाएंगे, उसको कटवाओ और उनको फिर बेच दो, तो इससे भी पैसा आपके पास आएगा। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है एग्रीकल्चर का, राइट। इसके बाद सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको समझाऊंगा एक एडवर्टीजमेंट से, टीवी पर आता है ना, एक पहले आता था, अब तो शायद मेरे हिसाब से नहीं आता। एक सरदार होता है, उसका एक सरदार जी होते हैं और उनका एक बेटा होता है, वो भी सरदार होता है। तो वो बेसिकली जो बच्चा है, वो पापा बहुत काम कर रहे होते हैं अपना, लेकिन बच्चा बार बार अपने छोटे से टॉय बाइक लेकर जगह जगह घुमाता है करते हुए। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा बस करा, अब काम कर रहा हूँ मैं। तो वो बोलते हैं, पापा की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाट कि वो बाइक आई थी फ्रीडम, पैशन, है ना। तो ये सब बाइक ऐसी थी जो बहुत माइलेज देती थी, है ना, 70-80 का माइलेज देती थी। 1 लीटर पेट्रोल में 70 से 80 किलोमीटर चलेंगे। तो ये क्या है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन दैट मैनर विच सेटिस्फाई योर प्रेजेंट नीड एज वेल एज योर फ्यूचर नीड। जो आपकी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई तो कर दे, लेकिन आने वाली नीड को भी सेटिस्फाई करे,
इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप तो अब पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन पेट्रोल नहीं यूज़ करे ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए वो दोनों आने वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल वैसे ही कर सके जैसे हमने किया था, और बल्कि और अच्छे से कर सके इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, करंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आना चाहिए, बिल्कुल आएगा भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें, क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। ये क्या है, देखिए, जब हम फार्मिंग करते हैं विदाउट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर कर, नेचुरल फर्टिलिटी से यूज़ काम करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी को यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे काऊ डंग यूज़ किया, काऊ यूरिन यूज़ किया, इससे क्या होता है कि उसकी नेचुरल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और जो प्लांट जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी फ्रूट निकल रहा है, जो भी वेजिटेबल ग्रो हो रही है, वो बहुत हाईली न्यूट्रिटिव होती है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट मैथड फॉर ग्रोइंग vegetables and fruits nowadays, right? So question is, what are the benefits of organic farming? Organic farming के benefits क्या है? Important topic है। Eco friendly system of production, पहले तो वो eco friendly system है। It is less expensive method, बहुत सस्ता सा है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल बैन है। Increase the level of income as the demand of organic farming, organic products is increasing day by day. इट प्रोवाइड्स हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, या आपको हेल्थियर और टेस्टियर फूड प्रोवाइड करता है। एक नेचुरल टेस्ट होता है उस प्लांट के, उस वेजिटेबल के अंदर, उस फ्रूट के अंदर। प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज इट इज़ लेबर इंटेंसिव। पहली बात, ये लेबर इंटेंसिव है। जनरली आप देखा होगा वो प्लोइंग ट्रैक्टर से करा रहे हैं, सब कुछ नहीं होता है इसमें, सब कुछ हाथ से करना होता है, लेबर के द्वारा करते हैं, इसलिए लेबर इंटेंसिव और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इसलिए बहुत हेल्पफुल है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, फटाफट इसको देखो और नेक्स्ट वीडियो पे आओ, और नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जैसे कि जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी वो आप तो दिल जाएगी। 4 डेज चैलेंज है, 4 डेज मेरी वीडियोस को जिसने नहीं देखा उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा और नंबर ख़राब आए तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। लेकिन बस यही है, अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, और कुछ कुछ वर्ड्स को जॉटिंग आउट करते जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार पहले सुन लो, दूसरी बार में वर्ड्स को जॉटिंग आउट करो तो बिल्कुल लर्न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट।